जय हिंद। आइए हम लोग क्वेश्चन का यहाँ साइंस का रिकॉल करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके पेपर्स में हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी के और क्या नाम है इसका, तो स्कारबिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी वजह से स्किरवी और पायरिया रोग भी हो जाता है। और हालांकि हमने विटामिन के सभी मतलब हमने रिकॉल्स आपको कल वाले वीडियो में कराए हुए थे, आज मैं नहीं कराऊंगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि कवकों में जो संचित भोजन रहता है किस रूप में रहता है। तो ग्लाइकोजन के ही रूप में रहती है। जबकि कवकों का कोशिका जो भित्ति होती है, तो याद रखना होगा कि वह काइटिन की बनी हुई रहती है। और कवक क्या कहते हैं कि अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे पे ही आश्रित रहते हैं। उनसे द्वारा बने हुए भोजन को अपने यानी कि सड़े गले वगैरह चीज़ों पर बैठ के अपना भोजन करते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, कवकों में क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन यह खुद नहीं बना पाता है। तो और इसी तरह से मनुष्य में भी अपना भोजन क्या है कि ग्लूकोज किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कहाँ पे रहता है, तो यह लीवर में रहता है। जो कि क्या करता है कि अल्फा सेल से ग्लूकागोन जो निकलता है हार्मोन्स, वही वापस उसको ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। तो शरीर में वही उत्पत्ति जो होता है अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, उसी के कारण होता है। जबकि बीटा सेल से आप जानते हैं कि उससे क्या निकलता है, इंसुलिन स्रावित होता है। अगर कम मात्रा में इंसुलिन निकलेगा तो आपको शरीर मतलब क्या हो जाए, शरीर में डायबिटीज हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ही डायबिटीज है। उसके अलावा अगर ज़्यादा निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाती है। और बीटा सेल से गामा सेल से है थी सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि सभी बने मतलब भोज्य पदार्थ को सही अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ याद रखना होगा। चलिए, हालांकि एक पूछता है कि कवक और इसका शैवाल का, कवक और शैवाल का जो होता है कि इसका क्या कहा जाता है, कड़ी के रूप में जिसको लाइकेन प्राप्त होता है। तो लाइकेन वही कवक और शैवाल का ही अथी से बना हुआ रहता है। जबकि लाइकेन क्या करता है, वायुमंडल का प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पे वायुमंडलीय प्रदूषण ज़्यादा रहता है वहाँ पे लाइकेन का पौधा उगता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाखूनों में और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो थी उसको क्रिएटिनोफि मतलब फिलिस कहा जाता है। तो क्रिएटिनोफिलिक के नाम से वह पुकारते हैं। कौन सा, वह उत्तक को जो नाखून और बालों में होते हैं। और एक चीज़ याद रखना होगा कि ये नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसको ऐसे एक कीरेटिन प्रोटीन होता है। उसी तरह से गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, मांसपेशियों में मायोसिन होता है, हड्डी में ओसिन होता है, हड्डी में आपको ओसिन होता है। और उसके अलावा मतलब ऐसे दूध में केसिन प्रोटीन होता है। और ब्लड में हिपैरिन हो गया, फाइब्रिनोजन, ये सभी के सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी क्वेश्चन को मतलब आते रहते हैं एग्जाम में, तो हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि में लगती है। तो चंद्र ग्रहण जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाने से यहाँ पे क्या होती है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की अधिकतम आपको याद रखेगा 1 घंटा या 40 मिनट तक अधिक से अधिक लगता है। और जरूरी नहीं है कि चंद्र ग्रहण हर मतलब पूर्णिमा के रात में ही लगे, मतलब कब, क्योंकि 5 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है, 5 डिग्री कक्षा तल में का अंतर होता है। इसके कारण कभी ऊपर से कभी नीचे से यह निकल जाता है। उसी तरह से सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक 1 मिनट 40 सेकेंड का यह लगता है। उसमें से आपको याद रखना है। और सूर्य ग्रहण हमेशा मतलब अमावस्या के रात में लगती है, जबकि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और इसी तरह से मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। डिमोस ब्रह्मांड में सबसे छोटा उपग्रह के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक उपग्रह अभी किसके पास में है, तो शनि के पास में है। हाल फिलहाल में 45 को खोज हुआ था, जिसके कारण इसमें से कुछ खोज हुआ था। तो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें चंद्र हो गया। दूसरे का नंबर आपको बृहस्पति के पास होगा। उसी तरह से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कौन सा है, तो टाइटन है। और अथी का बृहस्पति का गनीमेड है। उसी तरह से अगर बात करेगा अरुण का, तो अरुण ग्रह का एक उपग्रह भी है जिसको हम लोग टाइटेनिया कहते हैं। जबकि वरुण का याद रखना होगा, वरुण का आपको एक ट्रिटोन नाम से उपग्रह है, जो कि उसका एथी है। उसी तरह से अरुण के पास है ये 27 होता है, और वरुण के पास में टोटल 14 उपग्रह है। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी याद करना होगा क्वेश्चन। चलिए, हालांकि सी और ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में आपको कितना लगता है मिनट, तो 1 मिनट मतलब यह 20 सेकेंड, यानी कि टोटल कितना 80 सेकेंड का समय लगता है। जबकि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का यानी कि लगता है, यानी कि टोटल आपको 500 सेकेंड का समय लगता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे जब नज़दीक आ जाती है, इस तरह से मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया। और जब चंद्रमा इसके नज़दीक आ जाती है, चंद्रमा नज़दीक आती है, तो उसको उपभू कहा जाता है। और अधिकतम दूरी पे होता है उसको अपभू कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा।
चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखना, हाइड्रोजन जो बम होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि अगर यही परमाणु बम आपको पूछता तो यह विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, तारों वगैरह में भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ही होती है। अब संलयन अभिक्रिया होती क्या है। तो संलयन अभिक्रिया में क्या होती है कि दो हल्का सा नाभिक क्या होता है कि आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके तो उसी को ही संलयन की अभिक्रिया कहते हैं, और बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं संलयन। अब दो हल्के से नाभिक से कौन कौन से होते हैं तो आपको हम बता देते हैं। देखिए आपका कौन सा हो गया कि एक ड्यूटेरियम हो गया, आपका एक ड्यूटेरियम हो गया, और तो उसका बाद एक ट्राइटियम हो गया। यही दोनों आपस में मिलते हैं तो संलयन की अभिक्रिया होकर क्या होती है कि हीलियम का निर्माण करते हैं। तो यही कहता है कि हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाता है तो वही हीलियम से ही ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगर ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का अगर रिएक्शन के रूप में अगर हम आपको लिख कर दिखाएं तो देखिए इस तरह से होगा कि मतलब कि ड्यूटेरियम का 1s2 होता है और ट्राइटियम का वही है 1s3 होता है। यही आपस में जब मिलते हैं तो एक हीलियम का निर्माण करते हैं और एक मतलब मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि हमने आपको बोला है कि विखंडन अभिक्रिया होती है, विखंडन पर जो कि परमाणु बम बनता है। तो परमाणु जब बम विखंडन पे होता है तो विखंडन में क्या क्रिया होती है कि यानी कि एक बड़ा सा नाभिक क्या होता है कि बीच से यह टूट जाता है, टूट कर क्या होता है कि दो हल्के नाभिकों में मतलब बढ़ जाता है। तो इसके कारण इसको ही कहा जाता है विखंडन की अभिक्रिया, और परमाणु बम इसी पे बनता है। हालांकि परमाणु बम से आपको याद होगा कि जो अमेरिका ने जो था जो कि जापान पर बम गिराया था, तो एक 6 अगस्त को याद रखेगा, वह 6 अगस्त 1945 को जो गिराया था बम उसका नाम था लिटिल बॉय था, और उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना। उसी तरह से 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था 1945 को ही, इसका मतलब इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। याद रखना प्लूटोनियम 239 का, यानी कि ये 239 इसका परमाणु संख्या है, और यूरेनियम का ये 235 सॉरी भार यूरेनियम का 235 हो गया और प्लूटोनियम का 239 ये भार है। जबकि तो इसमें जो 9 अगस्त को जो गिराया गया था तो याद रखना इसको फाइटमैन। तो याद रखना होगा कि आपको 6 अगस्त को जो गिराया गया था वो लिटिल मैन था, 9 अगस्त को गिराया था जो तो वह फाइटमैन था। जबकि 6 अगस्त वाला जो गिरल था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पे जो गिरा था 9 से नागासाकी 9 से ऐसे 9, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। जबकि यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है, जबकि प्लूटोनियम का कितना होता है तो 94 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको नाभिकीय संलयन और हमने विखंडन, हालांकि विखंडन जो अभिक्रियाएं होती है नाभिकीय रिएक्टर में भी होती है, लेकिन वहाँ पर कैसी अभिक्रिया होती है विखंडन में, नियंत्रित अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि उसमें से जो एक से होती है कि कितना निकलते हैं 3, 3 से फिर 3 बमबारी करने से 9, और 9 से कितना होता है 27, 27 से 81, इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहती है। हालांकि इसलिए इसमें कैडमियम और बोरन की छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण 3 जो इलेक्ट्रॉन तीन जो न्यूट्रॉन निकलते हैं 3 इसमें से, तो 2 को क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है, एक ही आगे बमबारी होता है, फिर 1 से 3 निकलता है, 3 को 2 को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है कि नियंत्रित हो जाती है, यानी कि कंट्रोल हो जाती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वह भी नाभिक हमने आपको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरन का प्रयोग किया जाता है। अब मंदक के रूप में आपको भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं द्रव नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते थे, जो भी है उससे जुड़ा हुआ था नाभिकीय संलयन पे और विखंडन पे हमने आपको रिकॉल करा दिया। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सोल्डर निम्न से किन धातुओं का मिश्रण था। सोल्डर में याद रखना होगा कि यह टीन और सीसा का है। तो सीसा कितना परसेंट होता है तो 67% होता है, टीन 33% होता है। एथी का है। उसी तरह से कांसा है जिसको हम लोग ब्रोंज धातु कहते हैं, तो उसको कॉपर और टीन का मतलब वह बना हुआ होता है। चलिए टीन का, जबकि टीन का एथी अयस्क की अगर बात करें तो केसी टे राइट होता है। शीशा का इसका संकेत पीबी होता है, और इसके गैलेना पीबीएस होता है, यानी कि गैलेना से इसका अयस्क इसका गैस एथी निकाला जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि टीन उत्पादन में मलेशिया 1 नंबर पे आता है।
ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया हुआ था। हालांकि यह ब्लैक होल होता क्या है, तो उच्च घनत्व वाला एक मतलब ऐसे ब्रह्मांड में एक पिंड होता है, जो कि कहीं ना कहीं इसके सूर्य के प्रकाश को भी ये क्या करता है कि रोक देता है। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं एक चंद्रशेखर सीमा होता है, चंद्रशेखर सीमा 1.44 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। 1.44 कहने का मतलब है यानी कि लगभग 1.5 गुना, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.5 गुना से अधिक होगा अगर द्रव्यमान तो वह क्या होगा कि वह विस्फोट के बाद लाल रक्त दानों में प्रवेश करेगा। लाल रक्त दानों के बाद में वो धीरे धीरे होकर ब्लैक होल में बदल जाता है। जबकि यही अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना कम उसका द्रव्यमान होगा तारा का, और वह विस्फोट करेगा, तो वह श्वेत वामन तारा में बदल जाएगा, और श्वेत वामन तारा यही जाकर वापस वापस जीवाश्म तारा में बदल जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा इसका घनत्व होता है कि इसका एक चम्मच भी अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी को मतलब पूरा इस पार से उस पार छिद्र कर देगा। यानी कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा इसका घनत्व होता है, इससे होकर कुछ भी गुजर नहीं सकता है। तो उसे भारतीय व्यक्तित्व एस चंद्रशेखर ने इसके मतलब इसे उन्होंने खोज किया हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः कौन कौन से रहते हैं? तो नाभिक में जो होते हैं प्रोटीन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि ये हो गया आपका परमाणु हो गया, और ये उसका बीच वाला नाभिक हो गया। और इसी नाभिक में ही आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से मतलब जानते हैं। क्योंकि इसको पूछता है कि न्यूक्लियॉन्स में कितने मतलब कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। वो भी कौन सा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है, यानी कि धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता, यानी कि शून्य हो गया। तो इस तरह से यह नाभिक पर धन आवेश से गुण पाया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर नाभिक का, तो चूंकि नाभिक का आया हुआ है तो याद रखना होगा एक चीज़ की नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि 1 फर्मी होता है। इसको फर्मी मीटर में नाभिक को मापते हैं। जबकि यही टोटल परमाणु का अगर आकार पूछेगा कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो इसको इस तरह से परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर हो गया, नाभिक का 10⁻15। तो यह आज रखना होगा कि जो निगेटिव जो होता है ना, उसमें वह जो सबसे वह छोटा संकेत को बड़ा डिजिट के साथ संकेत करता है। तो ये देखिए 10⁻15। तो ये नहीं है कि आप परमाणु का आकार समझिएगा, आकार नहीं बल्कि यह नाभिक का आकार का आपको बताया गया 15 मीटर वाला में। तो ये इस तरह से। और उसी तरह से अगर परमाणु की है तो परमाणु याद रखिएगा विद्युतीय रूप से क्या होते हैं कि उदासीन होते हैं, और इसमें हमने आपको बता दिया। और रदरफर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसने इसी इसी तरह से इस पर से अल्फा कण वगैरह बहुत सारा मतलब एक्सरे का गुजारा किया हुआ था, जिसके कारण मतलब उसमें से एक जो गया था 20 से वापस चला आया था, जिसके कारण उसने पता चला कि हाँ इस पे जो ऋणात्मक है और उसका नाभिक पर धन आवेश है, तभी जाके एक किरण वापस लौट आया है। इसने नाभिक के बाद में मतलब खोजा हुआ था। हालांकि शुरू शुरू में मान्यता था कि परमाणु क्या है कि अविभाज्य है वह मतलब अविभाज्य, उसमें कोई मौलिक कण नहीं पाए जाते, लेकिन बाद में यह सिद्ध हो गया कि नहीं उसमें पाए जाते हैं। उसमें आपको प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक है, और प्रोटॉन के इसको गोल्डस्टीन कहा जाता है, मतलब इसके खोज किया हुआ था। चलिए तो उससे परमाणु से जुड़ा हुआ जो भी था हमने आपको इम्पोर्टेंट्स चलिए हमने आपको रिकॉल करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इंद्रधनुष के बीच का मतलब रंग कैसा होता है, तो यह हरा रंग का होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि विग्योर, यानी कि VIBGYOR। तो इस तरह से आप विग्योर में आप याद रख सकते हैं, यानी कि बीच वाला कौन सा हो गया, तो ग्रीन हो गया, यानी कि हरा रंग का होगा। सबसे नीचे वाला में आपका बैगनी हो गया, ऊपर वाला में आपका रेड हो गया। उसी तरह से मतलब हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में भी यही देखते हैं कि जब प्रकाश की एक किरणें जब यहाँ से प्रिंस होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस तरह से 7 रंगों में, तो उसमें भी हम लोग विग्योर ही लिखते हैं। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैगनी रंग का, सबसे कम होता है आपका लाल रंग का। उसी तरह से चूंकि इंद्रधनुष दिया हुआ है तो इंद्रधनुष याद रखिएगा परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों के चारों कारणों से यह इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है ना, द्वितीयक इंद्रधनुष से काफी ज्यादा साफ होता है, जबकि वही दूसरा इंद्रधनुष यानी पहला इंद्रधनुष के अपेक्षा मतलब धुंधला दिखाई देता है। और एक चीज याद रखना है कि अगर प्राथमिक इंद्रधनुष और ये दूसरा इंद्रधनुष, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि आपको 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार आपका क्या होता है कि परावर्तन होता है। 1 बार परावर्तन देखने को मिलेगा। वही द्वितीयक इंद्रधनुष
इसमें आपको 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार क्या होगा कि आपको परावर्तन होता है। ये चीज़ मुख्य अंतर आपको याद इसमें रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि दूध से क्रीम को अलग करने से दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें से तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूध का घनत्व का माप किससे कहते हैं, दूध की शुद्धता का माप से लैक्टोमीटर से हम लोग मतलब करते हैं। और बात करते हैं दूध से यहाँ से क्रीम मतलब निकाल दिया गया, तो इसमें क्या घनत्व को बढ़ गया। अब चूंकि दूध है तो दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया हुआ था, तो लुई पास्चर नामक व्यक्ति ने किए हुए थे। हालांकि उन्होंने रेबीज के टीका का भी खोज उन्होंने लुई पास्चर ही किए हुए थे। तो दूध को मतलब काफ़ी लंबे समय तक रखने के लिए उसमें दो तरह से पास्चुराइजेशन होता है। एक लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है LTH, मतलब यानी कि एक लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड पे होता है, और एक हाई टेम्परेचर मतलब वह होल्डिंग मेथड पे होता है। तो लो टेम्परेचर पे जो होता है उसको तो लगभग 62 से 63 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है, लगभग आधे घंटा तक रखा जाता है, यानी कि 30 मिनट तक इसको रखा जाता है, तो उसको पास्चुराइजेशन होती है। और जब हाई टेम्परेचर पर करते हैं हम लोग तो लगभग 71 से 72 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, और वैसे में 71-72 पर रखते हैं तो मात्र 15 सेकेंड। यही चीज़ आपको याद रखना है कि जब हाई टेम्परेचर पर इसको हम लोग ऐसी करते हैं पास्चुराइजेशन के लिए, तो आपको मात्र 15 सेकेंड में क्या होता है कि इसको जल्द से जल्द ठंडा कर दिया जाता है 15 सेकेंड में, तो लंबा समय तक यह दूध टिकता है। अगर लो टेम्परेचर पर करेंगे तो हमको 30 मिनट यानी कि लगभग आधा घंटा तक हम लोग रखेंगे। चूँकि अब दूध है तो दूध की याद रखिए सबसे ज़्यादा मतलब वसा किसमें, रेंडियर के दूध में पाया जाता है। और दूध से और चीज़ याद रखिएगा, विश्व में अगर उत्पादन में है तो भारत का प्रथम स्थान है। और आज अगर आप बिहार का सॉरी अगर मतलब भारत का प्रथम स्थान अब हो गया है। और उसके अलावा अगर राजस्थान का बात करेंगे तो राजस्थान वो पहला राज्य हो गया जहाँ पे, हालांकि पहले यूपी हुआ करता था, लेकिन अब राजस्थान दूध उत्पादन में 1 नंबर पे हो गया। अब बात करते हैं कि दूध के लिए मतलब और कौन, और अगर गाय को वगैरह का दूध अधिक देने के लिए उसे ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दे दिए, ऑक्सीटोसिन की याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का क्या किया जाता है, सुई दे दिया जाता है, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा तेजी से मतलब वह दूध देता है। हालाँकि काफ़ी नुकसानदायक होता है ऑक्सीटोसिन मतलब जो सुई होता है, कि उसको शरीर को उत्तेजित करके तो दूध वगैरह तो देता है, लेकिन बाद में उसको शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और आगे की ओर अगर दूध में आपको बताया जाता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में आपको याद रखना होगा कि केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन होता है और सफ़ेद रंग केसिन के कारण ही होता है। और ये केसिन प्रोटीन को पचाने के लिए हमारा शरीर में कौन सा निकलता है, तो रेनिन एंजाइम निकलता है। याद रखना होगा कौन सा एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम यही केसिन प्रोटीन को क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और कैल्शियम पैराकेसिनेट ही बाद में विटामिन ए में मतलब बदल जाता है। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और यही कैरोटीन बाद में वापस में विटामिन ए में हो जाता है। और दूध में याद रखना है कि कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है, तो यानी कि आपको धातु में तो लोहा धातु आपको दूध में नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है दूध में। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। और अगर दूध के ऊपर क्वेश्चन से ठीक है और आएगा तो उसमें से हम आपको रिकॉल कराते चलेंगे। चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्च वोल्टेज से मिलकर निम्न वोल्टेज में मतलब बदलने वाला एक युक्ति का उपकरण क्या कहलाते हैं, तो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर आते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर जब वोल्ट होता है तो हाई कर लेते हैं, जब हाई रहता है तो हम लोग लो कर लेते हैं, तो उसी जगह यह ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में कभी भी याद रखिएगा AC करंट का ही प्रयोग इसमें होता है, इसमें DC करंट पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जबकि विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है। चलिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वह नरम लोहा का बना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे काम किया मतलब कैसे कम किया जा सकता है। तो याद रखना होगा कि उसके क्वथनांक यानी कि द्रव पर दाब कम करके उस पर ये किया जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का करा है, द्रव का दाब कम करके। क्योंकि जब दाब बढ़ने से क्या होता है कि प्रेशर में यानी कि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जबकि घटने से क्या होता है कि घट जाता है, यानी कि इसका प्रभाव इस पर ऊपर पड़ता है। इसीलिए प्रेशर कुकर में आप देखते हैं कि जब आप खाना बनाते हैं तो उस पर से वो ढक्कन क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा उसको बंद कर देता है, तो अंदर के सब भाप वगैरह सब यानी कि गैस अंदर ही रह जाता है, जिस कारण अंदर का दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब मान लीजिए कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 110 115 हो गया, तो इस तरह से जल्दी से चावल को सिझा देता है। इसलिए दाब बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मतलब खाना जल्दी बन जाता है। जबकि वही हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ वगैरह पर, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाने से क्या होता है उसका बॉइलिंग मतलब क्वथनांक भी घट जाता है। घट जाने से क्या होता है कि
खाना वगैरह पूरा तरह से पकता नहीं है बल्कि आधा कच्चा ही रह जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके अलावा मतलब द्रव के मतलब यह क्वथनांक के ऊपर इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो होता है कि अशुद्धियाँ मिलाने से भी क्या होता है कि इसका द्रवनांक ऐसी क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। अशुद्धियाँ मिला देने से उसका भी मतलब बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि खाना जल्दी, क्योंकि देखते हैं अशुद्धि के रूप में नमक मिलाते हैं तो खाना वगैरह जल्दी क्या हो जाता है कि बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चंद्रमा की त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, तो 1/4 है। तो ये याद रखना है कि वो त्रिज्या कितना है, 1/4 है। जबकि अगर भार की अगर मतलब बात करेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो 1/6 है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा था। त्रिज्या का 1/4 और भार का कितना हुआ था 1/6 होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा हुआ था, तो इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले मापा हुआ था। चलिए, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है इसको, या फिर क्लोरोपिक्रीन गैस भी कहा जाता है। और इसका सूत्र की अगर बात करेंगे तो इसका CCl3 और HNO2 यही होता है आपको आंसू गैस, मतलब इसको टीयर गैस कहते हैं। और हालांकि एक लाफिंग गैस होता है यानी कि हंसने वाला गैस है, हास्य गैस होता है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहा जाता है। जबकि रोने वाला का क्लोरोपिक्रीन गैस या क्लोरोएसिटोफिनोन गैस के भी नाम से जानते हैं। और फार्मूला CCl3NO2 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व में अल्फा, बीटा और गामा किरण के उत्सर्जन के बाद वह किस रूप में बदल जाता है, तो याद रखना होगा कि वह सीसा यानी कि पीबी में बदल जाता है। और सीसा का कितना परमाणु संख्या है 82। तो अंतिम रूप से इसी में आकर यह अस्थायी हो जाता है। उससे पहले इसके नाभिक क्या आते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करते रहते हैं। तो अल्फा क्या है कि हीलियम नाभिक के समान है, बीटा क्या है इलेक्ट्रॉन के समान है, जबकि गामा क्या है एक फोटोन के समान है, यानी प्रकाश के इसका वेग के लगभग बराबर होता है। जबकि एक अल्फा किरण के निकलने से 2 परमाणु संख्या और 4 मतलब और इसका 4 क्या होता है कि मतलब चार उसका परमाणु भार में कमी हो जाती है। जबकि एक बीटा किरण के निकलने से इसके परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि हो जाती है, यानी कि क्रमांक में वृद्धि हो जाता है। जबकि गामा किरण के निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अल्फा किरण क्या है एक धनावेशित है, बीटा क्या है आपको ऋणावेशित है, गामा आपको क्या होता है उदासीन, यानी इस पर कोई नहीं है, यानी कि फोटोन के समान है। फोटोन मतलब वही होता है प्रकाश के एक ऊर्जा के प्रति बंडल के समान पैकेट के होता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा इसमें होती है। सबसे अधिक अगर वेधन क्षमता की बात करेगा तो गामा किरण की होती है, उससे कम बीटा का होता है, उससे कम अल्फा का होता है। उसी तरह से आयनन क्षमता जस्ट उसके वेधन क्षमता का उल्टा होता है। तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा का होता है, उससे कम बीटा का, उससे कम गामा किरण का होता है। तो ये हमने आपको यहाँ तक क्वेश्चन रिकॉल करा दिया। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेगा। आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ कम समय में रिकॉल होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।